नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्रों को पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र, जिसे व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, इसे निजी पत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो पत्र लेखन से संबंधित मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने बेसिकली औपचारिक पत्रों के विषय में डिटेल में बात की है। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे अनौपचारिक पत्रों के विषय में। ठीक है, उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं अनौपचारिक पत्रों के विषय में। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और ये पत्र किसे दिए जाते हैं। अनौपचारिक, इस शब्द को ही ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है अनौपचारिक। औपचारिक मूल शब्द है जिसमें अन उपसर्ग लगकर अनौपचारिक शब्द बना है। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र औपचारिक न हो, जहां पर औपचारिकता पूरी न की जा रही हो। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी न की जा रही हो, ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये पत्र किसे दिए जाते हैं? ये अनौपचारिक पत्र, जिसे हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, निजी पत्र भी कहते हैं, तो यह पूरी तरह से व्यक्तिगत होते हैं और अपने सगे संबंधियों को दिए जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार या कोई भी ऐसा परिचित व्यक्ति जिससे आपका व्यक्तिगत तौर से संबंध हो। इन सभी लोगों को अनौपचारिक पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय भी, अनौपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए जो बेहद जरूरी है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम किसी सगे संबंधी को, अपने माता पिता या भाई बहन, किसी को भी हम जब अनौपचारिक पत्र दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अनौपचारिक पत्र, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती है, इसलिए इसमें जो भाषा शैली होती है वह हमेशा बातचीत की भाषा शैली रखिए। आप किसी ऑफिसर को या अपने प्रधानाचार्य को पत्र नहीं लिख रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आपको वहां पर औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है। जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, जो बातचीत की शैली होती है, उस शैली में पत्र लिखा जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं या अपने से छोटे किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, तो भी अभिवादन में, संबोधन में हमेशा मतलब संस्कार झलकने चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह व्यक्तिगत पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, निजी पत्र होते हैं, इसलिए इसमें हम सिर्फ सूचनाओं और विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, अपनी भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का भी आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हम अपने किसी सगे संबंधी को पत्र लिख रहे होते हैं। इसलिए भाषा हमेशा सरल, सहज और मधुर होनी चाहिए। वहां पर आपको अपनी विद्वता दिखाने के लिए कोई बड़े बड़े आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एकदम सरल और मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अब बात आती है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। कई विभिन्न अवसरों पर दिए जाने वाले पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, तीसरा शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र।
इन सबके विषय में मैं आपसे एकदम डिटेल में बात करूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, फॉर्मेट समझ में आ जाता है, पर हम अपनी बातों को किस प्रकार रखें, यहां पर वह काफी प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम इन सब के विषय में 1 बाय 1 करके एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनका फॉर्मेट क्या है। देखिए, जब आप औपचारिक पत्रों को पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें जितने प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे आवेदन पत्र है, प्रधानाचार्य को लिखने वाला पत्र है, या कोई शिकायती पत्र है, तो सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है, सब अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। पर ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, ये जितने भी प्रकार के होते हैं, जैसे आप बधाई पत्र लिख रहे हो या शुभकामना पत्र लिख रहे हो या संवेदना पत्र लिख रहे हो, सबका फॉर्मेट लगभग एक जैसा ही है। उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। सिर्फ आप अपनी बातों को जिस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं उस प्रकार की बात, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होता है, एक फॉर्मेट क्या है, वह हम अगर समझ लें, फिर हम उस फॉर्मेट के आधार पर जितने भी अनौपचारिक पत्र होते हैं हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि जब हम कोई अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो किस फॉर्मेट का, किस प्रारूप का हम प्रयोग करते हुए उस पत्र को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो लिखते हैं पत्र में हमेशा ध्यान दीजिएगा, एकदम बाईं तरफ से, एकदम जैसे मान लीजिए यह आपका एक कॉपी है जिसमें यह आपका पहला पेज है, तो एकदम बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है प्रेषक। प्रेषक क्या होता है, प्रेषक किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पत्र लिखकर भेजने वाले को, पत्र लिखकर भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। मतलब ध्यान से देखिए कि यदि आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं, मान लीजिए जैसे मेरा नाम प्रीति है, मैं अपने माता को या पिता को पत्र लिख रही हूं, तो मैं लिखकर भेज रही हूं, इसलिए मैं प्रेषक हूं, ठीक है। मैं पत्र लिखकर अपने पिता को भेज रही हूं, तो जो पत्र लिखकर भेजने वाला होता है उसे प्रेषक कहा जाता है। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्रों में प्रेषक और उसका नाम और एकदम फुल पूरा एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रेषक लिखेंगे ऐसे डैश दे करके, उसके ठीक नीचे जैसे मैंने लिखा है, कुछ उदाहरण स्वरूप हम एकदम बातों को क्लियरली एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो प्रेषक लिख के डैश देंगे, उसके ठीक नीचे सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जिसको पहले सुन लेते हैं। देखिए, जो पत्र लेखन का टॉपिक है ना, वह क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है और 12th तक जाता है। उसके ऊपर भी पत्र है पर उनका स्तर और बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है वह क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए है। पर यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे जब हम एड्रेस लिख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे आपने प्रेषक लिखा, मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको एकदम सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना होता है। जैसे अगर एक एड्रेस के तौर पे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, जैसे कोई गांव का रहने वाला स्टूडेंट है, कोई शहर का रहने वाला स्टूडेंट है, तो दोनों के एड्रेस भी अलग तरीके से होते हैं। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखी हूं, मेरा नाम प्रीति पांडे। अब उसके ठीक नीचे मकान नंबर, एकदम उसी के ठीक नीचे एकदम क्रमशः ऐसे लिखते जाएंगे, मकान नंबर, गांव, पोस्ट, थाना, फिर अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम, पिन कोड, उसके बाद लिखा जाता है दिनांक, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो लोग क्लास 10 और 12th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। जब आप किसी होम एग्जाम में, किसी प्री बोर्ड में, अपनी स्कूल की परीक्षा में लिखेंगे, तब आप अपना नाम और फुल एड्रेस एकदम डिटेल में लिखेंगे क्रमशः,
सिलसिलेवार ढंग से, जैसे बताया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कोई शहर का रहने वाला लड़का है तो वह भी अपना पत्र में एड्रेस एकदम ऐसे ही सिस्टमेटिक लिखेगा, फ्लैट नंबर, सोसाइटी का नाम, जो भी उसका एड्रेस है एकदम क्रमशः सब कुछ, ठीक है, पिन कोड के साथ सब कुछ लिखा जाएगा। अब ध्यान देना है कि जो लोग बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं, जैसे क्लास 10 या 12th के जो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, तो वहां पर जो उत्तर पुस्तिका होती है उसकी गोपनीयता भंग न हो, इसलिए वहां पर आपको अपने नाम के साथ अपना एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह जो पॉइंट है यह सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं। आप अपनी स्कूल की परीक्षा में ऐसा एड्रेस नहीं लिखेंगे परीक्षा भवन, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तब आप सिर्फ लिखेंगे अपना नाम, उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर आप जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहे होंगे, सेंटर अर्थात केंद्र का नाम, तो यहां पर उसके ठीक नीचे आप केंद्र का नाम लिखेंगे, किस केंद्र पर आप एग्जाम दे रहे हैं, फिर वो जो प्लेस का नाम होगा जहां पर वह विद्यालय स्थित होगा, उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है दिनांक। अब ध्यान दीजिएगा कि डेट लिखने का कोई मानक नहीं है। आप इसी जैसे डेट को हम 3-4 प्रकार से लिखते हैं, जैसे एक माध्यम है कि इस तरह भी लिखते हैं, जैसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी डेट लिखा जा सकता है, इस तरह भी डेट लिखा जा सकता है। तो आप एक और भी तरीका है जैसे जनवरी 10, 2021, इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो दिनांक को लिखने के संबंध में कोई मानक नहीं है, इसलिए आप दिनांक इनमें से किसी भी प्रकार से जैसे आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस वाली बात एकदम ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में परीक्षा भवन और केंद्र का नाम, स्थान और दिनांक इस तरह से लिखना होता है, लेकिन जब आप अपनी स्कूली परीक्षा दे रहे होंगे, होम एग्जाम में होंगे, तो आपको परीक्षा भवन नहीं लिखना होगा। तब आप अपना एकदम क्रमशः सिलसिलेवार ढंग से अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ और लास्ट में दिनांक लिख देंगे, ठीक है। दिनांक लिखने के बाद फिर आप अपनी कॉपी पे एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? अब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, संबोधन आपको लिखना नहीं होता, यह एक प्रारूप के तौर पर मैं आपको समझा रही हूं। जब हम पत्र लिखेंगे तो किस प्रकार लिखते हैं वह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो संबोधन जो होता है, जैसे अगर आप अपने से किसी बड़े पुरुष को पत्र लिख रहे हैं, जैसे अपने पिताजी को, दादाजी को, चाचा जी को, मामा जी को, मौसा जी को, नाना जी को, जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, अगर वह मेल हैं तो उनके लिए किस प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया जाता है, कैसे? जैसे आदरणीय दादाजी। अब आदरणीय शब्द आप किसी भी मेल के साथ प्रयोग करेंगे जो आपसे उम्र में बड़ा हो, ठीक है। जैसे बड़े भाई के लिए, चाचा के लिए, पापा के लिए, नाना के लिए, दादाजी के लिए, जो भी फूफा मामा जो भी हो, मौसा जी हो, जीजा जी हो, जो भी हो, ठीक है। आप लिखेंगे आदरणीय दादाजी या परम आदरणीय नाना जी, पूजनीय पापा जी, श्रद्धेय चाचा जी। इस प्रकार ये संबोधन हैं जिनका प्रयोग हम बड़े लोगों के लिए, खासतौर से मेल के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, पुरुष के लिए। ठीक वैसे ही जब आप अपने माता जी, दादी, नानी, चाची, बड़ी भाभी, दीदी, जब आप किसी अपने से बड़े फीमेल को पत्र लिखेंगे, किसी महिला को पत्र लिखेंगे, तो देखिए बिल्कुल यही शब्द होते हैं। आदरणीया हो जाएगा, परम आदरणीया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह परम और आदरणीय शब्द मिलकर के लिखा गया है, ठीक है। परम आदरणीय, आप उसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, परम आदरणीय दादाजी। मैंने इन दोनों को मिला के लिख दिया है संधि करके, ठीक है। परम आदरणीय दादाजी। ऐसे ही परम आदरणीया, पूजनीया, यह आप महिला के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे माँ के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए, बुआ के लिए, इस प्रकार इन लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे होंगे तो आप प्रिय मित्र, ठीक है, या मधुर स्मृति, इस प्रकार से प्रिय मित्र कैसे हो, हम प्रिय मित्र अधिकतर प्रयोग करते हैं, प्रिय दोस्त, ठीक है। जब आप अपने भाई बहन का प्रयोग करते होंगे, प्रयोग करेंगे उनके लिए संबोधन ना, प्रिय
भाई, प्रिय बहन, इस प्रकार आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। संबोधन के ठीक नीचे अभिवादन लिखा जाता है। अभिवादन, अब आप जिस प्रकार के आप रिश्ते को पत्र लिख रहे हैं उस प्रकार का अभिवादन होता है। जैसे जब आप अपने से बड़े उम्र के लोगों के लिए पत्र लिखेंगे, उसमें जो अभिवादन होता है वो कैसे, सादर चरण स्पर्श या चरण स्पर्श, चरण वंदना, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, इस प्रकार के शब्दों का आप अभिवादन के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर जैसे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, आपके हम उम्र के लोग हैं, तो आप उन्हें सप्रेम नमस्कार, और छोटे भाई बहन हैं तो प्रेम, स्नेह, मधुर स्मृति, इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर उसके जैसे आपने लिखा अभिवादन में, आपने सादर चरण स्पर्श लिखा, उसके ठीक नीचे से आपका विषय वस्तु स्टार्ट होता है। मुख्य विषय वस्तु, मुख्य बात, आप किस संबंध में रिलेटेड लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, अब वह मुख्य बात कही जाती है। उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत हमेशा पहले अपनी कुशलता बताते हुए, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशलता पूछते हुए उस आगे की बात को लिखा जाता है। जैसे किस प्रकार कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक रहते हुए यह आशा करती हूं कि आप भी सकुशल होंगे या कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है। अब आगे की बात जिस संबंध में लिख रहे होंगे, फिर देखिए लिखने का तरीका क्या है ना कि छोटे छोटे पैराग्राफ में अपनी बातों को, 2-3 पैराग्राफ में अपनी बात को लिखिए, एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग, उस शैली का प्रयोग करते हुए। ध्यान दीजिएगा कि आप औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे हैं, यह फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा रही है यहाँ पर। यह आपके व्यक्तिगत हैं, जिस प्रकार का आपका संबंध है, जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, उस प्रकार से छोटे छोटे पैराग्राफ में, 2-3 पैराग्राफ में आप अपनी बात को लिखेंगे। ठीक है। फिर जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है तो एकदम लास्ट में, जैसे अगर आप अपनी माता को संबोधित करते हुए पत्र लिख रहे हैं तो आपकी माँ के अलावा घर में जो लोग भी हैं, जैसे आपके पिताजी हैं, तो आप लास्ट में ऐसे लिखेंगे, माता जी, पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, छोटे भाई बहन हैं तो उनको प्रेम, उनको स्नेह, मेरी तरफ से आशीर्वाद या शुभ आशीष। ठीक है। इस प्रकार अपनी बातों को रखते हुए लास्ट में घर के जितने भी और आपके फैमिली मेंबर हैं उनको यथोचित अभिवादन करते हुए, यथोचित मतलब जो बड़ा है उसको उस प्रकार से प्रणाम नमस्कार बोलते हुए, जो छोटा है उसको उस प्रकार से शुभ आशीष देते हुए लास्ट में अपनी बात को खत्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मिलने पर बातें होंगी। ठीक है। इस प्रकार आप अपनी बात को वहां पर कंप्लीट कर देंगे। फिर नीचे, ठीक नीचे पत्र आपका जहां खत्म हो जाता है उससे फिर आप एक लाइन का गैप दीजिए, उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर, जैसे बॉयज के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप बॉयज हैं तो भवदीय शब्द का प्रयोग कीजिए, विनीत शब्द का प्रयोग कीजिए, और अगर आप गर्ल्स हैं तो भवदीया लिखा जाता है। बहुत सामान्य ढंग से आप जिस को पत्र लिख रहे हैं उससे आपका संबंध क्या है। जैसे आप अपनी माता को पुत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, भाई बहन को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, इस प्रकार भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप पहले ही अपना पूरा एड्रेस एकदम सिलसिलेवार ढंग से लिख चुके हैं तो आपको यहाँ लास्ट में पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप अपनी माता को पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर संबोधित करते हुए तो लिख देंगे, आप इन बातों को छोड़कर लिख सकते हैं आपका पुत्र या आपकी पुत्री, जो भी हैं, आप नीचे अपना सिर्फ नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम ही काफी है क्योंकि आप पूरा एड्रेस अपना पहले ही बता चुके होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रारूप, मतलब अनौपचारिक पत्रों में एक थोड़ा सा बात है, कभी कभी देखा है कि ये जो दिनांक होता है सिर्फ दिनांक को उठा करके यहाँ पे राइट साइड में लिख दिया जाता है, पर यह बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर कॉमन तौर से देखेंगे तो ऐसा ही फॉर्मेट आपको मिलेगा, सिर्फ दिनांक को यहाँ लिख दिया जाता है, ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ भी लिख रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
तो यह एक सामान्य तौर से फॉर्मेट हो गया, प्रारूप अनौपचारिक पत्रों को लिखने का। अब ये जो कई प्रकार के पत्र हैं, आप इसी फॉर्मेट के आधार पर सारे अनौपचारिक पत्रों को लिख सकते हैं। जैसे बधाई पत्र का भी फॉर्मेट यही, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। किसी को शुभकामना देंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे। संवेदना पत्र लिखेंगे तो भी इसी फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी अनौपचारिक पत्र होते हैं सबका फॉर्मेट यही है। पर मैं समझ रही हूं कि आपको आवश्यकता पड़ती है कि आपको थोड़ा सा उदाहरण सहित प्रश्नों को भी बताते हुए अगर बता दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम डिटेल में बात करूंगी। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बधाई पत्र कब दिए जाते हैं? किसी दोस्त, मित्र, सगे संबंधी या रिश्तेदार की खुशी या सफलता के अवसर पर दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इस बात को जानते भी हैं और आप यूज भी करते हैं। जैसे किसी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी जाती है, किसी के शादी विवाह के अवसर पर, किसी के यहाँ कोई बच्चा इत्यादि जन्म लेता है उस शुभ अवसर पर, आपके भाई बहन या किसी दोस्त मित्र किसी एग्जाम में पास कर गया अच्छे नंबर से, तब आप उसे बधाई देते हैं। टॉप कर लिया है या कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो उसमें सफल हो गया है, कि कोई किसी जॉब की तैयारी कर रहा था उसमें वो उसका सिलेक्शन हो गया हो, किसी को नौकरी मिल गई हो। तो इस प्रकार जितने शुभ अवसर होते हैं या सफलता के अवसर होते हैं, कोई किसी की नौकरी में उसको पदोन्नति मिला हो, प्रमोशन हुआ हो, इस प्रकार जितने खुशी या सफलता के अवसर होते हैं सब पर हम बधाई पत्र देते हैं। अब आपके एग्जाम में इन सारे अवसरों से संबंधित किसी भी तरह का बधाई पत्र पूछा जा सकता है। तो देखिए, अब मेन पॉइंट समझिएगा जो मैं कहना चाहती हूं। आपको सब आता है, बस आप उसे लिखना, मतलब क्या है कि आजकल फोन हो गया है तो हम किसी का बर्थडे है, किसी की शादी हुई तो हम तुरंत फोन करते हैं, हेलो मित्र, हाँ कैसे हो तुम, ठीक हो, अच्छा तुम्हारी शादी हुई, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। हम फोन पे बात कर लेते हैं, हम लिखते नहीं हैं। इसलिए लिखने से थोड़ा सा डर लगता है, पर डरने की बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ना, वहां पर आपको औपचारिकता पूरी नहीं करनी है, किसी भी तरह का फॉर्मेलिटी नहीं करना है। नॉर्मल एकदम सामान्य बातचीत की भाषा की जो शैली होती है उसी में पत्र लिखना है। छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, बस शब्दों का ध्यान देते रहिए कि आप हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उसे हिंदी शब्दों का प्रयोग करें और हमेशा सम्मानजनक, शुद्ध, सहज, मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखिए। सिंपल सी भाषा में जैसा आप बातचीत करते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसलिए परेशान मत होइएगा कि क्या लिखना है, क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जिस तरह से आप किसी से बातचीत करते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या कोई छोटा भाई बहन है, वह हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया है, अब आप उसे फोन करेंगे तो किस तरह से बातचीत करेंगे? अपना हालचाल पूछेंगे, उसका पूछेंगे, उसे बधाई देंगे, घर परिवार के बारे में पूछेंगे, यही सब तो नॉर्मल बातचीत होती है ना। बस यही सामान्य सी बातों को लिखना है पत्र में और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, सामान्य सी भाषा में लिखते जाइए, आप सब कुछ कर लेंगे। तो अब देखिए किस प्रकार हम एक प्रश्न, देखिए प्रश्न कैसा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस के अवसर पर उसे एक बधाई संदेश लिखिए या बधाई पत्र लिखिए। कभी कभी कहा जाता है कि 50 से 80 शब्दों के बीच में लिखिए, मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़िएगा। कभी कभी आपके प्रश्न में प्रेषक का नाम और संबोधन, किसको संबोधित करना, उस व्यक्ति का नाम तक दे दिया जाता है। इसलिए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़िएगा। प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे रमेश को अपनी छोटी बहन कृतिका के नाम एक बधाई संदेश लिखना है। तो अब यहाँ प्रेषक का नाम रमेश दे दिया और संबोधन का भी नाम दे दिया है कृतिका। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपको काफी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और नहीं है तो सिंपली है कि आपको अपना नाम लिखना है और
कोई भी नाम, जिस अगर बहन का नाम दिया जा रहा है तो किसी लड़की का नाम, भाई दिया जा रहा है तो किसी लड़के का नाम, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रही हूं एक प्रश्न कि अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस के अवसर पर उसे एक बधाई संदेश लिखिए या बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए फॉर्मेट के बिल्कुल अनुसार सबसे पहले आप प्रेषक लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ये मेरा नाम है, मैंने अपना लिखा है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला मैंने आपको पूरा बताया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो परीक्षा भवन, उसके ठीक नीचे केंद्र का नाम, स्थान का नाम, फिर दिनांक, बिल्कुल ऐसे। अगर आप होम एग्जाम में हैं, स्कूली परीक्षा दे रहे हैं, या कोई 9 या 11 का स्टूडेंट है, तो वो ये नहीं लिखेगा, वो एकदम अपना शुद्ध सही सिस्टमैटिक ढंग से अपना पूरा पता लिखेगा। ठीक है, ये बात तो आप सबको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए संबोधन ये है जो हमने फॉर्मेट में देखा था। अब देखिए अगर आपको अपनी बहन को, छोटी बहन को संबोधित करना है तो आप कह सकते हैं जैसे प्रिय कृतिका। अब नाम कोई भी हो सकता है, मैंने लिख दिया, आप किसी का भी नाम, अगर प्रश्न में नाम दिया है तो वो नाम लिखिए, नहीं तो अपनी बहन का जो भी नाम हो, किसी भी एक लड़की का नाम आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कृतिका लिख दिया है। तो अब प्रिय या स्नेहमयी, इनमें से आप किसी एक का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रिय कृतिका, स्नेहमयी रुचिका, स्नेहमयी प्रियंका, जो भी नाम आप लिख रहे हो या प्रश्न में दिया हो उसके अनुसार लिखेंगे। फिर ये देखिए अभिवादन है। जब आप छोटे भाई बहन को लिखेंगे तो लिखेंगे खुश रहो या स्नेह, शुभ आशीष, प्रसन्न रहो, इस प्रकार आप अभिवादन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ठीक नीचे से अब आप लिखना शुरू करेंगे अपना मुख्य जो विषय होता है, मुख्य विषय वस्तु। बताया है किस प्रकार लिखेंगे, पहले अपनी कुशलता बताते हुए, उसकी कुशलता पूछते हुए, फिर मुख्य बात को हम लिखते हैं। तो आप यहां से इस तरह लिखना शुरू करेंगे। उसके ठीक नीचे से आप इनमें से जैसे खुश रहो या स्नेह कुछ भी लिखे, उसके ठीक नीचे से लिखना शुरू कीजिए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, अगर आप बॉयज हैं तो उस प्रकार सेंटेंस बनाइएगा। मैं आपको एक तरीका बता रही हूं, आप अपनी बात को अपने तरीके से लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट उदाहरण स्वरूप बता रही हूं कि किस प्रकार हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं, आशा करती हूं कि तुम भी वहां सकुशल होगी, स्वस्थ होगी, प्रसन्न होगी। तुम्हारे जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी हार्दिक बधाई, मेरी तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं। तुम्हारा जन्मदिन हम सबके लिए बेहद ही, बहुत ही हर्ष का दिन होता है। अब देखिए पॉइंट क्या है कि आपका छोटा भाई बहन को आप लिख रहे हैं और आप वहां पर उपस्थित नहीं हैं, तो कोई रीजन तो आपको देते हुए लिखना पड़ेगा ना। तो हम यह लिख सकते हैं कि कृतिका, तुम जानती हो कि मेरी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए मैं तुम्हारे जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकी। अतः तुम मेरी व्यवस्था को जरूर समझना। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी व्यवस्था को अवश्य समझोगी और मुझसे नाराज नहीं होगी। तुम परेशान नहीं होना। अब छोटी भाई बहन से बात करते हो, तुम परेशान नहीं होना। तुम्हारे लिए मैंने बड़ा ही सुंदर सा एक उपहार खरीद के रखा है, जब मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें बेहद पसंद आएगी। घर में माता पिता भी हो सकते हैं। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि घर में जो भी मेंबर हैं यथोचित प्रणाम, या छोटे भाई बहन हैं उस प्रकार उनको अभिवादन करते हुए तो लिख सकते हैं। फिर एक लाइन और भी पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, तुम सदैव खुश रहो, प्रसन्न रहो, मैं हमेशा यही ईश्वर से कामना करती हूँ। माँ और पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, और कोई छोटा भाई बहन हो या हो तो प्रिया को मेरी तरफ से ढेर सारा स्नेह बोलना। तो अब नीचे एक लाइन में उपसंहार लिखते हैं इस प्रकार की कि आज के लिए बस इतना ही, शेष बातें मिलने पर होंगी। ठीक है, उसके बाद ठीक नीचे जैसे यहाँ पे अब देखिए नॉर्मल है, भवदीय लिख सकते हैं, लड़कियां हैं तो भवदीया लिख सकती हैं, विनीत लिखा जा सकता है। लेकिन आप अपने रिलेशन, अपने रिश्ते के अनुसार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे छोटी बहन को लिखा जा रहा है, अब आप यहाँ मैंने लिखा है तुम्हारी बहन, भाई भी हो सकते हैं। अगर आप बॉयज हैं तो आप लिख सकते हैं कि तुम्हारा भाई, उसके ठीक नीचे बस अपना नाम लिख दीजिए। ठीक।
ठीक है, तो ये हो गया आपका बधाई पत्र। चलिए हम आगे देखते हैं धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र कब दिया जाता है? जब हमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का उपहार प्राप्त होता है, उपहार अर्थात गिफ्ट्स, या हमें जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग, मदद या सहायता प्राप्त होती है, या किसी व्यक्ति के द्वारा हम पर किसी प्रकार का उपकार किया जाता है, तो इस उपहार, सहायता, मदद, सहयोग या उपकार प्राप्त होने के फलस्वरूप हम उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं। तो किसी के द्वारा जब हमें किसी प्रकार की सहायता या मदद प्राप्त होती है तब हम उसे धन्यवाद पत्र लिखते हैं। ये जो धन्यवाद पत्र है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम में धन्यवाद पत्र लिखने से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको बताती हूं जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न है, विद्यालय में या कक्षा में प्रथम आने पर इसकी सूचना देते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आपके साथ यदि रातों में वो भी न जागती तो यह संभव नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के जो आपका रिजल्ट आया है उस पर आप अपनी माता को एक पत्र लिखना है जिसमें उन्हें धन्यवाद देना है कि प्रश्न में ये लिखा गया है, प्रश्न में ऐसा है, बोला गया है कि यदि वे भी आपके साथ रातों में न जागती तो यह संभव नहीं होता। तो यह एक प्रश्न है जिस पर मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रही हूं कि किस प्रकार आप धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रेषक वाला पूरा कॉन्सेप्ट है यह तो मैंने आपको बता दिया है, आपको क्लियर होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखना है। बाकी आप स्कूली परीक्षा दे रहे हैं, होम एग्जाम में है तो अपना फुल एड्रेस लिखते हुए लिखेंगे। ठीक है, फिर यह देखिए संबोधन है, माता जी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है तो आप पूजनीय या आदरणीय लिख सकते हैं कि पूजनीय माता जी या आदरणीय माता जी। फिर आप अभिवादन लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, सिर्फ चरण स्पर्श भी लिखा जा सकता है, प्रणाम, नमस्ते, चरण वंदना, कुछ भी। ठीक है, उसके ठीक नीचे से अब आप लिखना शुरू करेंगे। मैंने उदाहरण स्वरूप कुछ बातों को अपनी तरफ से लिख दिया है, मैं इसे बताती हूँ ताकि आप अपनी बातों को उस प्रकार रखते हुए एक धन्यवाद पत्र अपनी माता जी को लिख सकें एग्जाम में जब भी आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ या आशा करता हूँ। आप बॉयज हैं तो इस प्रकार का सेंटेंस लिखिएगा कि आप और पिताजी भी स्वस्थ होंगे। फिर से देखिए, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि आप और पिताजी भी, मैंने पिताजी को भी उसमें जोड़ दिया है कि माताजी के साथ पिताजी भी घर पे। ठीक है, इस प्रकार कि आप और पिताजी भी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि इस बार 10वीं की परीक्षा में मैंने पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी इस सफलता पर सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि आप रात भर मेरे साथ न जागती, मेरी मदद ना करती, मेरा ख्याल ना रखती। मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस बना के लिखा है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माता जी को धन्यवाद देना है तो माता आपके खाने पीने का भी ध्यान रखती हैं, आप सो रहे हैं आपको जगाती भी हैं, उठाती भी हैं कि भाई पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है। इस प्रकार आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, कि यदि आप रात भर मेरे साथ न जागती, मेरी मदद ना करती, मेरा ख्याल ना रखती तो यह संभव नहीं होता। इसलिए मेरी इस सफलता पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे आप पैराग्राफ चेंज करके 2-4 लाइन और मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई में इसी प्रकार और अत्यधिक परिश्रम करूंगा ताकि मैं हमेशा अच्छे अंक से प्राप्त हो सकूं और आपको गौरवान्वित कर सकूं या आपका सर ऊंचा रख सकूं। ठीक है, अपने छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि माता जी अपना ध्यान रखिएगा या माँ आप अपना ध्यान रखिएगा। पिताजी को ये उपसंहार में लास्ट में लिखते हैं इस प्रकार से,
तो माताजी पिताजी को मेरी तरफ से चरण वंदना कहिएगा या प्रणाम कहिएगा। छोटे भाई बहन को भी लिख सकते हैं कि कोई भी नाम लिखते हुए कि प्रिया और सोनू को मेरी तरफ से स्नेह या प्रेम, ढेर सारा प्रेम, ठीक है। फिर लिख देंगे लास्ट में कि ठीक है माँ, अब मैं पत्र लिखना बंद करता हूँ या बंद करती हूँ, आज के लिए बस इतना ही, शेष बातें मिलने पर होंगी, ठीक है। फिर आप नीचे जैसे लिख देंगे, आप लड़की हैं तो लिख सकती हैं कि आपकी पुत्री या आपका सुपुत्र, ठीक है। उसके ठीक नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार आप धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम शुभ कामना पत्र कब लिखते हैं, किसी को शुभ कामना कब दी जाती है, यह पत्र किस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं। शुभ कामना पत्र, ये शुभ कामना पत्र कब दिए जाते हैं? सिंपली है कि जब हम किसी को बेस्ट ऑफ लक या गुड लक विश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करने जा रहा हो या कार्य कर रहा हो, तब हम उसे शुभ कामना देते हैं। अथवा किसी त्योहार के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब कार्य कंप्लीट हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है, तब हम उसे शुभ कामना नहीं, तब हम उसे बधाई पत्र देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे आपका कोई मित्र किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तब मतलब आप उसे शुभ कामना पत्र लिखेंगे। एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तब उसे शुभ कामना नहीं, तब उसे बधाई पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आपका कोई मित्र कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वो देने जा रहा है या अगले 2 दिन बाद उसका इंटरव्यू है, वो देने जाएगा, तब उसे शुभ कामना दी जाती है। उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन हो गया, तब उसे शुभ कामना नहीं, तब उसे बधाई दी जाती है, ठीक है। इसलिए दोनों में अंतर भी जरूर समझिएगा। तो ये क्लियर हो गया कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य आरंभ करने जा रहा हो या कार्य कर रहा हो अथवा किसी त्योहार के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाती हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में शुभ कामना पत्र से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, मैं वह भी आपको बताती हूं। जैसे अपने मित्र को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी आया है कि अपने मित्र को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको मैं आपको यहाँ पर इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे अपने छोटे भाई या छोटी बहन को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए एक शुभकामना पत्र लिखिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको यही दिखाने जा रही हूं कि अपने छोटे भाई या छोटी बहन को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए एक शुभकामना पत्र लिखिए। ध्यान दीजिएगा, यह मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, तो आप इसका ध्यान हमेशा रखेंगे। अगर आपके प्रश्न में कोई पता दिया गया है तो आप उसका यहां पर पालन करेंगे, नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन वाला कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो करेंगे कि परीक्षा भवन केंद्र का नाम स्थान, ठीक है। और अगर आप अपनी स्कूली परीक्षा में हैं, होम एग्जाम में हैं, तब आपको ये परीक्षा भवन नहीं, आप अपना पूरा सिस्टमैटिक ढंग से अपना पता लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई या बहन को हम प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए लिख सकते हैं। जैसे अब मैंने उदाहरण के तौर पर नाम लिख दिया है, आप अपना नाम लिखेंगे, प्रश्न में दिया है तो उस प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो अपना नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो प्रिय राहुल, जो भी आप संबोधित करना चाहें। अभिवादन में छोटे भाई बहन को ऐसे स्नेह, मित्र को भी स्नेह लिखा जाता है, मधुर स्मृति लिखा जाता है, ठीक है। तो स्नेह, अब सबसे पहले हम कुशलता बताएंगे और अपने भाई बहन की कुशलता पूछेंगे, उसके बाद हम प्रश्न जो मुख्य विषय है उस पर बात करते हैं, ठीक है। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक से हैं, आशा करता हूं या आशा करती हूं, आप जिस प्रकार हैं उस प्रकार लिखिएगा कि आशा करती हूं कि तुम भी सकुशल और स्वस्थ होगे।
अगले महीने मार्च से तुम्हारी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, इसके लिए हमारी माता पिता की सबकी तरफ से तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सदैव परिश्रम करना, क्योंकि परिश्रम का फल सदैव अच्छा होता है, मीठा होता है। मैंने कहा इस प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाइए और मुख्य बात को उसमें जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि शुभकामना देनी है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार कि अगले महीने मार्च से तुम्हारी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तुम सदैव अपनी लाइफ में, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, हमेशा मतलब सफलता प्राप्त करो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ या कामना करता हूँ। बस इतना इनफ है आपको लिखने के लिए, ठीक है। फिर आप अंत में लिख सकते हैं कि अपना ध्यान रखना, शेष बातें मिलने पर। उसके बाद आप तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, आप जिस प्रकार होंगे उस प्रकार लिख दीजिएगा नीचे अपना नाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका शुभकामना पत्र। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं संवेदना पत्र। किस अवसर पर हम संवेदना पत्र लिखते हैं, चलिए देखते हैं। संवेदना पत्र किसी दुखद अवसर पर दुखी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति अपना दुख प्रकट करने के लिए संवेदना पत्र दिए जाते हैं। तो दुखद अवसर, किस प्रकार के दुखद अवसर? दो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट या दुर्घटना में उसको चोट लग गई हो तब हम उसे संवेदना पत्र लिखते हैं, या फिर किसी का निधन हो गया हो तो उसके परिवार के प्रति अपनी दुख को प्रकट करते हुए हम संवेदना पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो संवेदना पत्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है कि अपने मित्र को दुर्घटना में चोट लग जाने पर एक संवेदना पत्र लिखिए। मतलब आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया है, उसको चोट लग गई है, तो आप उसे एक संवेदना पत्र लिखिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आता है कि अपने मित्र के माता या पिता भी हो सकता है, माता या पिता के आकस्मिक निधन या असामयिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखिए, ठीक है। एक प्रश्न और भी आता है इसी प्रकार से कि अपने मित्र के पिता के सीमा पर शहीद हो जाने पर उसे दुख प्रकट करते हुए, उसके समक्ष दुख प्रकट करते हुए एक संवेदना पत्र लिखिए। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। संवेदना पत्र बता ही दिया आपको कि किसी दुर्घटना या निधन, मृत्यु के अवसर पर लिखा जाने वाला पत्र होता है, ठीक है। तो किस प्रकार हम लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रही हूं कि ये प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि अपने मित्र को उसके पिता के आकस्मिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूं। ये प्रेषक वाली बात तो मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको पता ही हो गया होगा, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करने वाली हूं, ठीक है। तो यह तो आपको सबको क्लियर हो गया हो। तो अब हम मित्र को संबोधित कैसे करेंगे, जैसे प्रिय मित्र राहुल। प्रश्न में अगर कोई नाम दिया है तो उस नाम को लिखिए, नहीं तो आप यथोचित जो भी अपना नाम लिखना चाहे, किसी का नाम लिखना चाहे लिख दीजिए, ठीक है। मित्र को अभिवादन, सप्रेम नमस्कार। यहाँ पर आप मधुर स्मृति का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप संवेदना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो नमस्कार या सप्रेम नमस्कार इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे, आप संवेदना पत्र लिख रहे हैं तो सीधे हम बात पे आते हैं कि मित्र, तुम्हारे पूज्य पिताजी की आकस्मिक मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर मैं अत्यंत दुखी हुआ, ठीक है। अब जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र के साथ आना जाना होता है, हम उसके परिवार से भी मिलते हैं, माता पिता से भी मिलते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको उदाहरण स्वरूप कुछ लाइनें बता रही हूं, आप अपने हिसाब से भी इसे समझ के अपने हिसाब से अपने छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी पिछले महीने ही तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब तो वह काफी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, उनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा,
उनसे बातचीत करने में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैं उनसे मिल करके बहुत प्रसन्न हुआ, वो मुझे बहुत प्यार से समझाए, कई सारी बात बताए। इस प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस आप लिखते जाइए, ठीक है। फिर आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मित्र, पिताजी की आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक या असामयिक निधन किस कारण से हुआ यह मुझे ज्ञात नहीं है, अतः जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तो मुझे अवश्य बताना, ठीक है। पिता की असामयिक मृत्यु पर मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मैं आ नहीं पाया, इसका मुझे अत्यंत दुख है, अतः मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझसे माफ कर देना, मुझसे नाराज मत होना। इस बेहद दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ कि इस समय परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, इसमें मुझसे जो कुछ भी सहयोग चाहिए तुम मुझसे कह देना, बेझिझक कहना, मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माता जी का ध्यान रखना। अब बात को समाप्त करते हुए माता जी का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मित्र, तुम परेशान मत होना, कोई भी आवश्यकता हो तो तुम मुझे अवश्य बताना, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। इस प्रकार छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हुए आप अपनी बात को लिख देंगे, ठीक है। बात को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, तुम्हारा मित्र, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप लड़की हैं, गर्ल्स, तो आप लिखेंगी तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली, तुम्हारी दोस्त, इस प्रकार आप लिख सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका संवेदना पत्र। इसके बाद लास्ट एक पत्र है निमंत्रण पत्र। बहुत कम आता है एग्जाम में निमंत्रण पत्र से संबंधित, लेकिन मैं आपको कई सारे पत्र बता चुकी हूं। उदाहरण स्वरूप आपने कई सारे एग्जाम्पल देखे, मैंने सारे बताए हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि निमंत्रण पत्र कब दिए जाते हैं और किस प्रकार लिखे जा सकते हैं, ठीक है। निमंत्रण पत्र, यह हमेशा शुभ अवसर पर अपने मित्र या रिश्तेदार को अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए या अपने घर पर किसी को बुलाने के लिए लिखे जाते हैं या दिए जाते हैं। किस प्रकार के शुभ अवसर, जैसे आप किसी त्योहार पर किसी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, या शादी विवाह, किसी का जन्मदिन के अवसर पर किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, सालगिरह एनिवर्सरी मनाई जाती है उस पर, या आपके घर में कोई पूजा पाठ यज्ञ जो भी हो, कोई भी शुभ अवसर या कोई मांगलिक अवसर पर जब आप किसी अपने मित्र या रिश्तेदार को अपने घर पर बुलाते हैं, उसे आमंत्रित करते हैं, ऐसे अवसर पर निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, ठीक है। तो निमंत्रण पत्र बिल्कुल यही फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी अनौपचारिक पत्र होते हैं उन सबका लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा ही है। सिर्फ आप किस पत्र को लिख रहे हैं उसके अनुसार अपनी भाषा, अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को लिखें, ठीक है। तो ये जो निमंत्रण पत्र होते हैं यह दो प्रकार से लिखे जाते हैं, इनकी दो शैलियां हैं। एक तो व्यक्तिगत पत्र शैली है जो बिल्कुल यही फॉर्मेट है। व्यक्तिगत मतलब जब व्यक्ति खुद लिखता है अपने हाथों से, तो व्यक्तिगत शैली का ये फॉर्मेट है। और एक शैली है जो सामाजिक पत्र शैली कहा जाता है। सामाजिक पत्र शैली आप उससे परिचित हैं, आप जानते हैं। कब आपके घर पे किसी का शादी विवाह होता है तो जो निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं, शादी विवाह में जो निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं, किसी को दिए जाते हैं, या किसी के और घर से आपको आया हो, आपकी फैमिली, आपके पापा के नाम पर, माता के नाम पर, तो आप वो देख सकते हैं। आप सबने देखा भी होगा भली प्रकार से और परिचित भी हैं कि शादी के कार्ड किस प्रकार से छपवाए जाते हैं, वह सामाजिक पत्र शैली है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे सामाजिक पत्र शैली नहीं, आपसे व्यक्तिगत पत्र शैली की बात की जाती है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अपने, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं निमंत्रण पत्र से संबंधित कि अपने छोटे भाई या छोटी बहन की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए एक निमंत्रण पत्र लिखिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि
वही प्रश्न में अगर पता दे दिया गया है तो उस पते के अनुसार लिखिए, नहीं दिया है तो मित्र का, किसी भी मित्र का नाम लिखते हुए बिल्कुल इसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए आप लिख देंगे। और लिखते समय बस ध्यान ये रखना है कि आप यही लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे जब अपनी मुख्य बात को, तो इस प्रकार हम लिखते हैं जब हम खुशी का समाचार दे रहे हैं, किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सकुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूं कि मित्र तुम भी सकुशल होगे, स्वस्थ होगे। आगे सुखद समाचार यह है कि मेरे भाई या मेरी बहन की शादी, डेट अब देखें, डेट मेंशन करना बहुत अनिवार्य होता है। अब जैसे आप जानते हैं कि शादी विवाह का जो फंक्शन होता है वो हमेशा 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि 15 मई को मेरी बहन की शादी सुनिश्चित की गई है। तो अब आप 15 मई को डेट दे रहे हैं शादी, तो आप लिख देंगे कि जैसे 12 मई को हल्दी का प्रोग्राम है और 13 को संगीत और खाने पीने का प्रोग्राम है। तो मित्र ये सभी जो शादी विवाह के जो फंक्शन है वह सब हमारे निज निवास स्थान से, तो अब वहां पर पूरा अपना पता लिखना होगा, ठीक है, वहां से संपन्न किए जाएंगे। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सपरिवार अपने घर पर आमंत्रित करता हूं, अतः तुमसे निवेदन करता हूं कि इस शुभ अवसर पर मेरी बहन की शादी में तुम अवश्य आना, ठीक है। इस प्रकार आप अपनी बातों को बड़े ही सुंदर और मधुर शब्दों में किसी को कैसे आप इनवाइट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल वही है। तो मुझे समझ में आता है कि अब आप काफी अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। अगर आपको लिखित तौर पर चाहिए निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत पत्र शैली, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक लिख दूंगी, वहीं पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।